नमस्कार। ईरान और इज़राइल के बीच एक गंभीर सैन्य टकराव चल रहा है। आज 17 जून 2025 है और ये संघर्ष का 5वां दिन है। स्थिति बहुत ही कह सकते हैं तनावपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। और जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं। हमारे पास हाल की घटनाओं पर कई अपडेट्स हैं और आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य घटनाएं क्या हैं, उनका असर क्या हो रहा है और दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल, स्थिति वाकई गंभीर है। देखिए, इजराइल का जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, जैसे नतांज, जो उनका मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। और ईरान का जवाब? हाँ, ईरान भी पीछे नहीं है। वो सैकड़ों मिसाइलें दाग रहा है। और दुख की बात यह है कि इसमें आम नागरिक भी हताहत हुए हैं, दोनों तरफ। हाँ, ये बहुत दुखद है। और एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान अब शायद परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी उससे हटने पर भी विचार कर रहा है। सही कहा, ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो चलिए पहले इजराइल की कार्रवाई को थोड़ा और समझते हैं। ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसके निशाने पर क्या क्या है? हाँ, तो इजरायली हमलों के जो निशाने हैं उनमें सबसे अहम तो ईरान के परमाणु स्थल हैं, खासकर नतांज। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अच्छा, और क्या? मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं, आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके कमांड सेंटर्स हैं, मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ तक कि तेहरान में जो तेल और गैस के प्रतिष्ठान हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। ओह! हाँ, और तेहरान के कुछ हिस्सों के लिए तो उन्होंने बाकायदा निकासी की चेतावनी भी जारी की है। इजराइल तो काफी बड़े दावे भी कर रहा है, जैसे कि हवाई दबदबा हासिल कर लिया है, ईरान की मिसाइल क्षमता कम कर दी है। क्या ये दावे मतलब जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं या अभी ये शुरुआती आकलन है? देखिए, इजराइल का दावा तो यही है कि उन्होंने ईरानी हवाई क्षेत्र में काफी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया है। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की जो क्षमता है उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और वो वैज्ञानिकों वाली बात। हाँ, ये भी उनके दावों में शामिल है कि कई ईरानी सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों को भी उन्होंने निशाना बनाया है। अब जमीनी हकीकत का पूरा आकलन तो देखिए संघर्ष के बाद ही हो पाएगा, लेकिन ये उनके घोषित लक्ष्य जरूर हैं। ठीक है। और ईरान की तरफ से जो पलटवार हुआ है उसका असर कैसा रहा है दोनों तरफ? ईरान ने जवाब में, जैसा मैंने कहा, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। खासकर इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया, जैसे तेल अवीव। इन हमलों से इजराइल में भी नुकसान हुआ है। कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लेकिन इजराइल के पास तो वो डिफेंस सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। उनका जो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है कम दूरी के लिए और एरो सिस्टम है लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए, उसने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया है। और इन सब हमलों का ईरान पर क्या असर पड़ा है, खासकर आम लोगों पर और उनके परमाणु कार्यक्रम पर? ईरान के अधिकारियों का जो कहना है उसके मुताबिक इजरायली हमलों में उनके यहाँ 224 नागरिक मारे गए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी मानवीय क्षति है। हाँ, ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है। और परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA उसने भी पुष्टि की है कि नतांज परमाणु स्थल पर जो हमले हुए हैं उनसे हजारों सेंट्रीफ्यूज या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं या पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। नतांज को इतना नुकसान, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या इससे ईरान की सोच में कोई बदलाव दिख रहा है उनके अगले कदमों को लेकर? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में कहा था, ईरानी लीडरशिप अब NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से हटने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और देश के अंदर भी अब एक गंभीर जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन क्या ये जवाबी कार्रवाई वाकई असरदार रही है? कुछ एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं शायद। हाँ, कुछ थिंक टैंक एक्सपर्ट्स का यही मानना है। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान का जो जवाब है उसने वाकई इजराइल की रणनीति को बदला है या उस पर कोई ठोस दबाव डाला है। शायद इसलिए कि इजराइल की रक्षा प्रणाली उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली, या शायद ईरानी मिसाइलों का असर उतना नहीं रहा। हो सकता है। सटीकता या असर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, अब जरा दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं पर आते हैं। खासकर अमेरिका का रुख क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं? हाँ, अमेरिका का रोल इसमें काफी अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने तेहरान के लोगों से शहर खाली करने का आह्वान भी किया है। ओह! और उनका बयान है कि वो सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं चाहते, बल्कि वो ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं उनका वास्तविक अंत देखना चाहते हैं। वास्तविक अंत? ये तो काफी बड़ा बयान है। बिल्कुल। और वो बातचीत के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए स्टीव विटिकॉफ या JD वेंस जैसे किसी दूत को भेजने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, दूत भेजने की बात और दूसरी तरफ युद्ध विराम के समन्वय से इनकार, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये स्थिति थोड़ी उलझी हुई जरूर है। राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल युद्ध विराम के जो प्रयास हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने से इनकार कर रहे हैं।
हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने शायद ऐसा कोई प्रस्ताव रखा था। अच्छा। लेकिन हाँ, अमेरिका ने एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और कुछ एयर रिफ्यूलर विमानों को क्षेत्र में भेजा जरूर है। वो कह रहे हैं कि ये रक्षात्मक इरादे से है, पर एक तरह का सैन्य संकेत तो है ही। और बाकी G7 देश क्या कह रहे हैं? G7 के जो नेता हैं उन्होंने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का तो समर्थन किया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान में शासन बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर यूरोपीय देश कूटनीति और तनाव कम करने पर जोर दे रहे हैं। इस तरह के मिसाइल युद्ध में दोनों तरफ संसाधनों पर भी तो भारी दबाव पड़ रहा होगा, इंटरसेप्टर मिसाइलें या ईरान की मिसाइलें। हाँ, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इजराइल के जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, जैसे आयरन डोम या एरो के, वो बहुत महंगे होते हैं। उनका स्टॉक तेजी से कम हो रहा होगा। और दूसरी तरफ ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लड़ाई लंबी खींची तो दोनों के लिए मुश्किल होगी। और क्या ये लड़ाई आसपास के देशों में भी फैल सकती है प्रॉक्सी गुटों के जरिए? वो खतरा तो हमेशा रहता है। सीरिया, लेबनान, इराक में ईरान के जो समर्थक गुट हैं, उनके जरिए संघर्ष फैलने का डर बना हुआ है। हालांकि अभी तक तो ये काफी हद तक सीमित ही रहा है, पर हाँ, नजर रखनी होगी। तो संक्षेप में अगर देखें तो मुख्य बातें ये हैं कि सैन्य टकराव बढ़ता जा रहा है, परमाणु चिंताएं बहुत गहरी हो गई हैं, खासकर नतांज पर हमले और ईरान के NPT से हटने के विचार के बाद। बिल्कुल। अमेरिका की भूमिका थोड़ी कह सकते हैं अस्पष्ट है। दूध भेजने की बात तो है, पर युद्ध विराम से वो दूरी बनाए हुए हैं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। सही कहा। और एक अहम सवाल जो आखिर में उठता है वो ये है कि इस तात्कालिक संघर्ष से परे अगर देखें तो ये संकट, मान लीजिए कल को युद्ध विराम हो भी जाता है, तो भी ये लंबी अवधि में परमाणु अप्रसार के जो वैश्विक नियम हैं या मध्य पूर्व के जो क्षेत्रीय समीकरण हैं, उनको कैसे बदल सकता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है